वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में 2024 की परीक्षाओं के लिए। जो छात्र छात्र हैं अभी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में है या बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में है, जियोग्राफी उनका सब्जेक्ट है। दो पेपर आपको पढ़ने होंगे। पेपर नंबर 1 प्रादेशिक भूगोल और पेपर नंबर 2 में आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है और जीआईएस के बारे में। ठीक है, तो चर्चा करेंगे हम उस मॉडल पेपर पर भी, सेकंड पेपर वाले मॉडल पेपर पर भी चर्चा होगी। और ऑब्जेक्टिव वाला दोनों मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव के और भी मॉडल पेपर आएंगे, लिखित के और भी मॉडल पेपर आएंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस भी आएंगी। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी मॉडल पेपर बता दीजिए कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरीके के आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने सोचा एक सैंपल या एक मॉडल पेपर आपको दिया जाए ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिरकार हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होगा हमारा, उसमें कैसे कैसे प्रश्न छपने वाले हैं। तो उसी श्रृंखला में मैंने मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करें, जब सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसी प्रकार से और भी आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज वीडियो, लाइव क्लासेस सब आपको मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स सब आपको मिलते रहेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हर एक चीज की, तो आप हमको जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है शुक्ला स्टडी पॉइंट। ठीक है, आपको जियोग्राफी में फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है पेपर 1 में प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी की बात की है तो ये लिखित मॉडल पेपर होगा उसका, यानी कि इसमें आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों का सामना करना होगा। तो कितने लघु उत्तरीय, कितने अति लघु उत्तरीय और कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, अभी आपको जब आगे देखेंगे मॉडल पेपर में क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपकी बार आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप एकदम से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि कुछ प्रश्नों पर, लगभग 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 8 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, उन पर चर्चा होने वाली है। तो आप लोग सेशन के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, कैसे आपको उत्तर लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजों को आपको समझाने का काम किया जाएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, रीजनल ज्योग्राफी प्रादेशिक भूगोल पेपर नंबर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर, जियोग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, नवीनतम मॉडल पेपर है, लिखित मॉडल पेपर है। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको। ठीक है, खंड आ, बा और सा, खंड 3 मतलब 3 जो है खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात की जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो उसमें सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय के। उनमें से सभी प्रश्नों को करने के लिए आपको कहा जाता है एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है अति लघु उत्तरीय वालों का। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश के बारे में चैप्टर नंबर 1 आप देखिएगा तो उसमें प्रदेश की पूरी व्यवस्था और प्रदेश क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। प्रदेश की विशेषताएं, प्रदेश के प्रकार, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया है। हालांकि यहाँ पर जो पूछा गया प्रदेश किसे कहते हैं, तो प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होती है, जिसमें क्या होता है, कुछ अथवा अधिकतम भौगोलिक तत्वों का या फिर एक प्रकार से प्रकरणों यानी टॉपिक्स की समानता होती है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ एक प्रकार से जो अध्याय होते हैं या फिर जो कुछ समानताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं, वो सब सेम होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो जब किसी एरिया में या क्षेत्रीय इकाई होती है प्रदेश एक, जिसमें क्या होता है, कुछ या फिर अधिकतम भौगोलिक तत्व जो होते हैं या जो भौगोलिक टॉपिक्स होते हैं, भौगोलिक प्रकरण होते हैं, वही समानता उसमें दिखती है, वही भूमि का खंड जो होता है खास करके प्रदेश कहलाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं एक, उनका नाम है रिचर्ड हार्टसोन। रिचर्ड हार्टसोन महोदय कहते हैं कि प्रदेश जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है, जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों से अलग होता है और जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है जितनी दूरी तक वह भिन्नता पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे एक ये आयत है, तो इसमें जितने भी गांव या जितने भी लोग रह रहे होंगे उनमें समानता पाई जाएगी किसी न किसी चीज को लेकर के, तो ये एक प्रदेश होगा। इतने एरिया में जो समानता होगी वो इस प्रदेश की समानता से भिन्न होगी। ठीक है, यानी इसकी समानताएं और इसकी समानताएं अलग अलग होंगी। इन दोनों की समानताओं में या इन दोनों के कल्चर में विभिन्नता होगी, अलगाव होगा। इसीलिए एक प्रदेश ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी प्रदेश। तो इस प्रकार से जो प्रदेशी या जो पड़ोसी प्रदेश होते हैं उनसे एक प्रकार से उसकी विशेषताएं भिन्न होती हैं। क्लियर, एक भौगोलिक प्रदेश की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बात की जाए और भी चीजों की,
तो वो होता है प्रदेश। एक व्यक्ति और हैं डी विटलेसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डी विटलेसी महोदय क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी की सतह या जो भूतल होता है उसके किसी भी प्रखंड को हम प्रदेश कह सकते हैं। भूतल का कोई भी प्रखंड हो जिसमें समानता पाई जाती हो उसको आप बोल सकते हैं डी विटलेसी के महोदय के अनुसार एक प्रदेश उसको आप कह सकते हैं। ठीक है। फ्रांसीसी मानव भूगोल के संस्थापक जिसको आप मानते हैं वाइडर डी लाब्लास या विडाल डी लाब्लास, वो कहते हैं कि प्रदेश का आशय एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से होता है जहां एक दूसरे से सर्वदा भिन्न इकाइयां कृत्रिम ढंग से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व के फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिसके आधार पर संबंध क्षेत्र की अलग पहचान बन जाती है। वो प्रदेश होता है भौगोलिक प्रदेश या वो होता है प्रदेश। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के हर्बर्टसन जो कि एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं वो कहते हैं कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई होती है जिसमें भूमि, जल, वायु, पशु, पेड़ पौधे और मनुष्य क्षेत्रीय स्तर पर परस्पर इतने घनिष्ठ संबंध और विशिष्ट संबंध में जुड़े हुए होते हैं कि उनसे संपूर्ण की विलग और अनूठी पहचान बन जाती है। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम प्रदेश बोल देते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं आपको एक शब्दों में बताऊं कुल मिलाकर के सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद में, तो एक प्रदेश भूतल का एक प्रखंड अथवा इकाई होती है जिसमें विशिष्ट या समान अभिलक्षण पाए जाते हैं। अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण क्या होता है, एक प्रदेश अपने समीपवर्ती जो प्रदेश होता है या अपने जो संलग्न प्रदेश होता है उससे भिन्न होता है, उससे अलग होता है। वही क्षेत्रीय भिन्नता ही प्रदेश का सीमांकन करती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा सीमांकित होता है। प्रत्येक प्रदेश जो होता है एक निश्चित अर्थों वाला इकाई क्षेत्र होता है, इसलिए इसका अध्ययन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक प्रदेश मतलब एक जैसे प्रदेशों की समस्याएं भी एक जैसी होती हैं। प्रदेश का नामकरण किसी मुख्य लक्षण के आधार पर होता है। प्रदेश के विकास कार्यों में स्थानीय व्यक्तियों को साझेदारी भी बनाना चाहिए। प्रदेश एक प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। एक प्रदेश अपने पड़ोसी प्रदेश से अलग होता है। प्रदेश आकार प्रसार में किसी भी मापक का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, इसको लेकर के कोई सीमा नहीं है। प्रदेशों में पदानुक्रमिक व्यवस्था भी पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये होते हैं प्रदेश। प्रदेश के बारे में आपको समझ में आ गया। डी विटलेसी महोदय जो है प्रदेश की कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उन्होंने एक प्रदेश में 16 प्रकरण या 16 टॉपिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, उन्हीं 16 टॉपिक के आधार पर 1956 ईस्वी में प्रदेशों का वर्गीकरण होता है। 4 प्रकार के प्रदेश होते हैं। एक होता है एकल प्रदेश, सिंगल टॉपिक रीजन, एक होता है बहुल विषय प्रदेश यानी कि मल्टीपल टॉपिक रीजन, एक होता है संपूर्ण विषय प्रदेश जिसको आप टोटल टॉपिक रीजन बोलते हैं, एक होता है कंपेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 4 प्रकार के कुल मिलाकर के प्रदेश होते हैं जिसको डी विटलेसी महोदय के बताए गए जो न्यूनतम 16 प्रकरण हैं एक प्रदेश में होने चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग बांटा गया है। एकल विषय प्रदेश में जैसे मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भाषा प्रदेश, ये सब एकल प्रदेश है। बहुल विषय प्रदेश जैसे कि प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, इस प्रकार के प्रदेश जो होते हैं बहुल विषय प्रदेश होते हैं। संपूर्ण विषय प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें 16 तत्व जो उन्होंने बताए हैं डी विटलेसी ने, उन सभी को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, वो क्रमशः मेल खाते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहते हैं और ऐसे प्रदेश बहुत कम मिलते हैं। कंपेज प्रदेश होता है, उसमें कंपेज प्रदेश जो होता है वो विभिन्न तत्वों से जरूर मिलकर के बनता है, लेकिन उसमें तत्वों का महत्व क्रम जो होता है वो जरूरी नहीं होता है, कैसे भी आ सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं तत्व। ठीक है, तो ये होता है प्रदेश। प्रदेश को लेकर के सेपरेट वीडियो चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाई है, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नगर नियोजन। दूसरा प्रश्न क्या है, नगर नियोजन किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नगर नियोजन किसे कहते हैं भैया, नगर नियोजन की परिभाषा बताएं। जैसे अगर आपको लिख करके इसे छोड़ देगा नगर नियोजन, तो इसका मतलब नगर नियोजन के बारे में आपको बताना है, समझाना है। नगर नियोजन क्या होता है, एक व्यवहारिक विषय है। सबसे पहले जो समझिए, व्यवहारिक एक बिहेवियरल जो सब्जेक्ट होता है वो नगर नियोजन होता है। क्लियर, यानी नगर नियोजन को अर्बन प्लानिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो नगर नियोजन क्या है, एक व्यवहारिक विषय है जो कि नगर के वर्तमान और जो भावी विकास है उसको ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्यक्रम को प्रकट करता है। और नगर नियोजन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और भौतिक समस्याओं को कम कर अथवा खत्म करके नगरवासियों को स्थानीय वातावरण के अनुकूल अधिक से अधिक सुख सुविधा उपलब्ध करवाना, नगर के भौतिक स्वरूप को सुंदर बनाना, इस तरह नगरीय जीवन को स्वस्थ, सुविधा पूर्ण और खास करके सुखमय और नगर को सुंदर बनाने के लिए
जो सभी तरह के क्रमबद्ध प्रयास किए जाते हैं, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे किसी संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन्हीं को नगर नियोजन का हम अंग समझते हैं और नगर नियोजन वही होता है। नगर नियोजन की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। उसमें एक व्यक्ति हैं लेबिस महोदय, नगर नियोजन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि नगर नियोजन बिल्कुल ऐसा दूरदर्शी प्रयास होता है जो नगर व उसके समीपस्थ क्षेत्रों के क्रमबद्ध तथा आकर्षक विकास का स्वास्थ्य, सेवा, सुविधा, व्यापार और औद्योगिक उन्नयन को समुचित ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत आधारों का पर प्रेरित करता है। मतलब कि सभी का विकास हो, सेवा में बढ़ोतरी हो, सुविधा ज्यादा हो, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, उद्योग बढ़े, इसी को एक प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है नगरों में। नगरीकरण आप प्रक्रिया या नगर नियोजन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई गांव से नगर बनने की प्रक्रिया। ठीक है। डडले स्टंप कहते हैं कि नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित, उन्नयन माना बढ़ोतरी से संबंधित है। मतलब जितना अच्छा हो सके, लोगों को सुख सुविधा जितनी अच्छी मिल सके। नगर नियोजन का तात्पर्य होता है, अर्बन प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको भौतिक वस्तुओं से परिचित करवाया जाए। आप जैसे मान लेते हैं गांव में थे तो आप हाथ से पंखा करते थे या मच्छरदानी लगा करके रात में सोते थे। आज क्या है, आज नगरीकरण का ही परिणाम स्वरूप है, औद्योगिकरण का ही परिणाम स्वरूप है कि आज एसी चला करके आप सोते हैं कमरे में, आपको पेड़ के नीचे सोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब कैसे संभव हुआ है? सब भौतिक वस्तुओं से संभव हुआ है। और इसका प्रयास जो किया है वो किसने किया भैया? वो सब अर्बन प्लानिंग के द्वारा ही हुआ है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा, आप पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज जो आपके पास है इस समय, वो सब भौतिक संस्कृतियां हैं, भौतिक वस्तुएं हैं। उन्हीं भौतिक वस्तुओं का विकास अर्बन प्लानिंग में भी इन्हीं वस्तुओं की पूर्ति करवाई जाती है और आपका सिस्टमेटिकल वे में रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको सुख सुविधा दी जाती है, अधिक से अधिक आपको संपन्न करवाया जाता है। हर मामले में आप उच्च दृष्टि से सोचने के लिए तत्पर होते हैं। तो वो होता है एक प्रकार से आपका जीवन स्तर जो होता है ऊंचा उठता है। ये नगर नियोजन का उद्देश्य होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। जेम्स फोर्ड महोदय कहते हैं कि नगर नियोजन मुख्यतया नगर के सतत परिवर्तनशील प्रतिरूप से रिलेटेड विज्ञान या फिर एक कला होती है। जबकि नॉलेज और बेरिंग कहते हैं कि नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो नगरीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना ही नगर नियोजन होता है, ताकि लोगों को और से अधिक सुविधा मिले, अधिक से अधिक एक प्रकार से उनको सुख मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनकी शिक्षा ठीक हो, उनका व्यवस्था ठीक हो, व्यापार ठीक हो, सारी चीजें ठीक हो। वही होता है अर्बन प्लानिंग, वही होता है नगर नियोजन। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको बोलते हैं नगर नियोजन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं भैया? इसको बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्रादेशिक नियोजन की अगर बात की जाए तो प्रादेशिक नियोजन जो होता है, आपको बता दूं कि किसी क्षेत्र, इकाई अथवा किसी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाई गई जो विस्तृत योजना या जो एक प्रकार से बड़ी योजना होती है, उसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। और प्रादेशिक नियोजन राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य स्तरों पर, दोनों पर हो सकता है। प्रादेशिक इकाई के आकार के अनुसार ये बड़ा होता है, मध्यम होता है और छोटा भी होता है। तीन प्रकार के आप प्रादेशिक नियोजन बोल सकते हैं, एक मध्यम, एक प्रादेशिक, मतलब एक प्रादेशिक, एक राष्ट्रीय और एक अन्य स्तर, एक छोटा स्तर। क्लियर? तो जैसे ही प्रादेशिक इकाई बड़ी होगी तो बृहत होगा, छोटी होगी मध्यम होगा, उससे और छोटी होगी तो लघु हो जाएगा। कुल मिलाकर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई निर्धारित योजना बनाई जाती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, वही चीज होता है नियोजन। ठीक है? या प्रादेशिक नियोजन। समझ में आ गई चीजें? जैसे कि आप देखते हैं, एक विद्वान है फ्रीडमैन, वो कहते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक अंतर विषयी उपागम होता है, एक अंतर विषयी अप्रोच होता है जो वैज्ञानिक, सामाजिक और नागरिक विषयों के सामूहिक ज्ञान का प्रयोग करता है। BLS प्रकाश राव कहते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी टेक्निक है जो उपराष्ट्रीय क्षेत्रों की संभाव्यता का आकलन या मूल्यांकन या फिर असेसमेंट करती है तथा संपूर्ण राष्ट्र के सर्वोत्तम लाभ के लिए उन्हें विकसित करती, ताकि सभी का लाभ हो, सभी का विकास हो। जबकि लेविस मम्फोर्ड महोदय कहते हैं कि प्रदेशों का क्रमबद्ध विकास, एक क्रम से विकास और अन्य प्रदेशों में इसका भली प्रकार संयोजन प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। इसी प्रकार से पैट्रिक एवरक्राम्बी महोदय कहते हैं कि प्रादेशिक नियोजन का अर्थ
पूर्ण प्रदेश के पुनर्व्यवस्थापन व नवीनीकरण से है, नए बनाने से है, जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साधन के रूप में काम करता है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। कुल मिलाकर के प्रादेशिक नियोजन जो होता है वो आपको मतलब एक प्रकार से प्रदेश में अच्छी अच्छी क्वालिटियों का विकास करता है। प्रादेशिक नियोजन जो कुल मिलाकर के होता है एक श्रेष्ठ प्रदेश में प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं और आर्थिक संसाधनों में समरूपता पाई जाती है और नियोजन कार्यक्रमों को समान रूप से सरकारी प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और इस प्रकार नियोजन प्रदेश का सीमांकन एक प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि राज्य का आपको एक प्रकार से नियोजन करना है या जनपद का यानी जिले का करना है या विकास खंड यानी कि प्रखंड का करना है या फिर न्याय पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत का आपको करना है। को मिलाकर के प्रादेशिक नियोजन जो होता है वो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ग्राम स्तर का भी होता है, न्याय स्तर मतलब कि क्षेत्र पंचायत होता है, विकास खंड होता है, राज्य, जनपद, इन सभी में एक प्रकार से जो योजनाएं जो प्लानिंग करी जाती हैं वो सब खास करके यही होते हैं। ठीक है, जो नियोजन कार्यक्रम चलते हैं चाहे वो जिला लेवल के हों चाहे वो राष्ट्र लेवल के हों, ठीक है, अलग अलग लेवल के जो होते हैं वो सब प्रादेशिक नियोजन कहे जाते हैं। क्लियर। प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रदेश का संपूर्ण विकास किया जाए, चौतरफा विकास किया जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। जैसे अगर बात की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कई पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या किया गया, देश में जो जीएनपी है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, उनमें बढ़ोतरी करने का प्रयास किया गया ताकि क्या हो, मतलब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय की असमानता में पहले से काफी अंतराल होने का अनुमान हो चला था। तो इसी कारण से क्या हुआ कि भाई प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई, तो वो सब योजनाएं प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत ही चलाई जाती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रमुख संसाधन विकास प्रदेश कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताएंगे। तो भारत के प्रमुख संसाधन विकास प्रदेश को लेकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो उन सभी विद्वानों के अनुसार अगर मैं चर्चा करूं तो कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। आपको बता दूं जैसे कि अगर बात करें हम प्रादेशिक भूगोल की या प्रदेश के बारे में, तो आप देखिएगा कि अलग अलग विद्वान है, जैसे कि आप देखिएगा स्पेंसर थॉमस हैं, उनकी एक पुस्तक है स्पेंसर और थॉमस की, दो व्यक्ति हैं, तो इन दोनों की पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल। उस सांस्कृतिक भूगोल में इन लोगों ने दो सांस्कृतिक मंडल बताए, एक नवीन मंडल, ठीक है, यानी न्यू वर्ल्ड, और एक प्राचीन मंडल, ओल्ड वर्ल्ड। नवीन मंडल के अंतर्गत दो परिमंडलों को शामिल किया, एक आंग्ल अमेरिका और एक लैटिन अमेरिका। प्राचीन मंडल में पुरानी दुनिया के 9 परिमंडलों को शामिल किया, एक पश्चिमी यूरोप परिमंडल, एक पूर्वी यूरोप परिमंडल या सोवियत परिमंडल, एक अरब मुस्लिम शुष्क परिमंडल, एक अफ्रीकी परिमंडल, एक एशियाई या दक्षिण एशियाई परिमंडल, एक चीनी परिमंडल, एक दक्षिण पूर्व एशियाई परिमंडल, एक ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल और एक प्रशांत परिमंडल। तो ये तो रहा एक प्रकार से विश्व स्तर का परिमंडल जो उन्होंने प्रमुख संसाधन विकास के क्षेत्र में बताया। लेकिन अब पूछा क्या गया यहाँ पर भारत के प्रमुख संसाधन विकास के बारे में, तो भारत के नियोजन प्रदेशों की अगर बात की जाए तो भारत के नियोजन प्रदेशों को लेकर के विभिन्न भूगोलवेत्ताओं व संस्थाओं ने भारत को नियोजन प्रदेशों में वर्गीकृत करने की कोशिश करी है, जिसमें LS भट्टा महोदय हैं, BL प्रकाश महोदय हैं, BL प्रकाश राव जी 1964 ईस्वी में BL भट्टा मतलब SL भट्टा और BL प्रकाश जी ने एक प्रकार से भारत को संसाधन विकास की दृष्टि से बांटा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा बी नाथ ने 1965 में राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्र संगठन के द्वारा खास करके 1964 में बताया गया। पी सेन गुप्ता जी ने 1968 में बताया। नगर तथा देहात नियोजन संगठन के द्वारा 1968 ईस्वी में भारत के एक प्रकार से संसाधन विकास प्रदेशों की बात हुई। उसमें खास करके सबसे फेमस जो रहा है, खास करके आप देखिएगा जैसे कि 1964 में जो LS भट्टा और BL प्रकाश राव जी ने बताया, उसमें उन लोगों ने कुल मिलाकर के भारत को 7 प्रमुख प्रदेशों में और 51 छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा था। 7 प्रमुख प्रदेश जो बताए थे इन लोगों ने, किसने भैया, 1964 में SL भट्ट और BL प्रकाश राव ने, उसमें से 7 जो प्रमुख प्रदेश हैं और 51 छोटे छोटे प्रदेशों के बारे में बताया था जो कि प्रमुख संसाधन विकास प्रदेश हैं भारत में। एक तो पहला बताया 7 प्रदेशों में मुख्य रूप से, पहला है दक्षिण भारत, दूसरा आपका बताया उन्होंने पश्चिम। मैं थोड़ा सा एक मैप यहाँ पर बना करके आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको और विधिवत तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए भारत का मैप है, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं बना लेकिन ये भारत का मैप है। अब इसमें 7 प्रदेश जो प्रमुख हैं उसमें से एक तो हो गया आपका दक्षिणी भारत, ये हो गया आपका दक्षिणी भारत। क्लियर, समझ में आ रही चीजें। और उसके बाद में दूसरा होता है आपका पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत आपका किधर पड़ता भैया,
ये हो गया आपका पश्चिमी भारत, ठीक है। पश्चिमी भारत, इधर वाला आपका भारत कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पश्चिमी भारत, ठीक है। अगर बात की पूर्वी मध्यवर्ती जो पठार मतलब भारत है, तो पूर्वी मध्यवर्ती जो एक प्रकार से ये वाला एरिया वो हो गया पूर्वी मध्यवर्ती भारत। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत मतलब ये जो ये वाला भारत है एक प्रकार से ये ऊपर वाला ये हिस्सा, ये उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हो गया पहला, क्लियर। थोड़ा सा मैं और चेंज कर ले रहा हूँ इसको, चले। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, ठीक है। इसके अलावा मध्य गंगा का मैदान जो है ये वाला एरिया हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये गंगा और यमुना का जो मैदान है ये पूरा हो गया। और उत्तर पश्चिमी भारत एक है, उत्तर पश्चिमी भारत मतलब ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये एरिया जो बच रहा है आपका ये एरिया हो गया उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। ये हो गया आपका छठा। इसके अलावा एक होता है उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में आपका पूरा ये सब आ गया, जितना भारत आपका ये जम्मू कश्मीर से बच रहा है ये सब आ गया, क्लियर। ये मध्यवर्ती पठार में ये सब पूरा आ ही चुका था। ये पूरा पश्चिमोत्तर मतलब पूर्वी भारत में आ गया, पूर्वी मध्यवर्ती पठार या भारत में पूरा आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये किसने बताया, एस.एल. भट्ट और बी.एल. प्रकाश राव ने बताया, और 51 छोटे छोटे प्रदेशों के बारे में बताया। लेकिन आप देखिएगा बी नाथ महोदय ने संसाधनों के विकास को ध्यान में रख करके रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन बताया, और उस सिद्धांत में उन्होंने कई प्रकार से भारत को कैटेगराइजेशन किया, कई प्रकार से मतलब कि कई क्षेत्रों में बांटा है। उनमें खास करके उन्होंने 15 प्रमुख प्रदेशों में भारत को बांटा। कितने प्रदेशों में भैया, 15 प्रमुख प्रदेशों में बांटा है, और 48 उप प्रदेशों में 1965 ईस्वी में बी नाथ महोदय ने बांटा। उसमें कई सारे प्रदेश हैं, जैसे कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश पहला प्रदेश बताते हैं वो, दूसरा पूर्वी हिमालय का प्रदेश, तीसरा निचला गंगा का मैदान, चौथा मध्य गंगा मैदान, पांचवा ऊपरी गंगा मैदान, छठा गंगा पार मैदान, सातवां पूर्वी पठार तथा पहाड़ियां, आठवां मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियां, नौवां पश्चिमी पठार और पहाड़ियां, 10वां दक्षिणी पठार और पहाड़ियां, 11वां पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, 12वां जो हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट, ये दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट पड़ते हैं। 13वां बताया गुजरात मैदान की पहाड़ियां, और इसके अलावा 14 बताया उन्होंने पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और 15वां बताया जो द्वीपीय प्रदेश है भारत के खास करके द्वीपीय प्रदेश में। जैसे आप देखिएगा भारत में ये देखिए आपका हो गया आपका पूर्वी घाट ये हो गया, और पश्चिमी घाट ये हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अलग अलग रीजन बताए। और यहाँ पर आप देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो उसको भी एक प्रदेश के रूप में बीनाथ बताते हैं। तो 15 प्रमुख प्रदेश और 48 प्रदेशों की बात करते हैं बीनाथ, ठीक है, जो कि संसाधन प्रदेश हैं। इसके अलावा पी सेन गुप्त जी ने 1948 ईस्वी में उन्होंने एक प्रकार से बांटा, और कई तरीके का उन्होंने भी बताया। उन्होंने बृहद प्रदेश और मध्य प्रदेश मतलब कि मेसो रीजन और मैक्रो रीजन, ठीक है, दो प्रकार की चीजों के बारे में बताया। 7 बृहद प्रदेशों के बारे में बताया और 42 मध्य प्रदेशों के बारे में बताया। 7 जो मुख्य प्रदेश हैं खास करके जो किसने बताया था, जो पी सेन गुप्ता ने बताया था, उसमें जो 7 प्रमुख प्रदेश उनमें पहला है उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसमें आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। वो सब उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपका आ जाता है। जैसे कि अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये देखिए पूरा का पूरा आप समझिए, थोड़ा सा बहुत विस्तार से आप समझ पाएंगे चीजों को। ये मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, देखिए ये आपका गुजरात रीजन हो गया, इधर आई जम्मू कश्मीर हो गया, इधर आप चले जाइए पूर्वोत्तर भारत, क्लियर। ये हो गया आपका भारत। तो उत्तरी पूर्वी भारत जो है पहला है। उत्तरी पूर्वी भारत मतलब कि ये सब पूरा का पूरा एरिया जो हो गया ये सब आपका ये पूर्वी भारत उत्तरी पूर्वी भारत हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से पूरा आ गया। पूर्वी प्रदेश में आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा गए। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पर आपका पूरा रीजन हो गया। उत्तरी मध्य प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा ये सब आ गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया। मध्य क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश का पूरा एरिया आ गया। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में आप देखिएगा, उत्तरी पश्चिम प्रदेश में आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आ गया। यानी कि इधर वाला जो एरिया जो है आपका ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका पड़ गया। पश्चिमी प्रदेश में आप देखते हैं ये पूरा इधर पूरा का पूरा, ठीक है, जम्मू कश्मीर और ये सब लेकर के। इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिमी प्रदेश में तो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर और नगर हवेली ये पूरा का पूरा इधर वाला एरिया आ गया। इसके अलावा दक्षिण प्रदेश में आप देखिएगा आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरा का पूरा दक्षिण प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मतलब कि जो पांडुचेरी है, पुदुचेरी, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, दमन और दीव, ये सब एक प्रकार से आपके दक्षिण भारत में आ गए। तो यही सब एक प्रकार से प्रादेशिक भूगोल का बंटवारा किया लोगों ने। हालांकि ये अलग अलग विद्वानों ने बताया है, मैंने सारे लोगों के बारे में इसलिए बता दिया ताकि आप कुछ भी ध्यान दें तो आप आसानी से बता पाए, क्लियर। कुल मिलाकर के समझो कि 4-5 चीजें होती हैं भारत में इसमें। एक तो ये हो गया उत्तर वाला, ठीक है, एक उत्तरी मैदान हो गया, एक आपका दक्षिण वाला हो गया, एक मध्य वाला हो जाएगा,
एक उत्तरी हो जाएगा, एक पश्चिमोत्तर, एक पूर्वी, इस प्रकार से आप बांट सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप आसानी से बांट पाएंगे, चूंकि आपको मैंने बता दिया। पांचवा प्रदेश आप देखेंगे, मतलब पांचवा प्रश्न है विकास ध्रुव का क्या अर्थ होता है। फटाफट से आप बताएंगे विकास ध्रुव का क्या मतलब होता है भाई। फटाफट से आप बताएंगे विकास ध्रुव किसे कहते हैं, बताइएगा फटाफट से। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। विकास ध्रुव की अगर बात की जाए तो आयरोक्स महोदय ने विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे सभी केंद्र जहां से अपकेंद्रीय शक्तियां जो होती हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, और जिनके लिए अभिकेंद्रीय शक्तियां या सेंट्रीपेटल जो फोर्सेस होती हैं वो आकर्षित होती हैं, वही विकास ध्रुव होता है। ऐसा प्रत्येक केंद्र आकर्षण और प्रत्याकर्षण का केंद्र होने के कारण इसका अपना क्षेत्र होता है और अन्य सभी केंद्रों के क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित होता है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो विकास ध्रुव को एक नगरीय स्थिति कहा जाता है, और जहां आर्थिक क्रिया नगरीय परिधीय क्षेत्र में विकास व उच्चतर जीवन की गुणवत्ता को प्रज्वलित करती हैं, विकास ध्रुव पर संकेंद्रित होने वाली आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से केंद्र के बाहर एक प्रभाव क्षेत्र का विकास हो जाता है। और विकास ध्रुव की अपेक्षा ऐसी विशेष स्थिति से की जा सकती है जहां अंतर संबंध कई उद्योगों और आर्थिक संस्थाओं का भौगोलिक संकेंद्रण होता है। जैसे कि कहीं पर विकास ध्रुव का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा फैक्ट्री आपने स्थापित करी, अब बड़ी फैक्ट्री स्थापित हुई तो जैसे आपने अगर मान लेते हैं आयरन या लोहा या साइकिल बनाने की फैक्ट्री स्थापित करी, तो उसके साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री के इर्द गिर्द तमाम प्रकार की और फैक्ट्रियां भी स्थापित हो जाएंगी, चूंकि उससे जो रिलेटेड होंगी। क्लियर, तो इसीलिए बोलते हैं विकास ध्रुव का एरिया कि ऐसे कोई जो क्षेत्र हैं जहां पर कोई एक उद्योगों का विकास हुआ, और उस उद्योग में एक प्रकार से चूंकि कई सारे उद्योग शामिल होते हैं उस उद्योग में, या उस उद्योग से जो है पाठ्यक्रम मतलब उसके उसी से रिलेटेड, तो और भी चीजें उसमें एक प्रकार से इकट्ठा होने लगती हैं, और भी उद्योग खुलने लगते हैं, और भी कंपनियां आने लगती हैं, तो वही सब होते हैं उद्योगों का विकास ध्रुव। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बताएं आपको तो विकास ध्रुव जो होता है, विकास ध्रुव का सीधा सा मतलब यही होता है कि भाई जो कोई भी बड़ी फर्म है और जो भी चीजें हैं या फिर कंपनी है जिसकी अन्य फर्मों अथवा उद्योगों के साथ उच्च श्रेणी की अंतरक्रिया होती है, उसी को बोला जाता है कि जो है उत्प्रेरक के रूप में। मतलब जैसे कि अगर आपने मान लेते हैं कि एक मिल खोली गन्ने की, ठीक है, आपने गन्ने की एक मिल खोली, अब गन्ने की मिल से रिलेटेड और भी जो चीजें हुई, जैसे कि अब कागज उद्योग हो जाएगा, तो गन्ने से खुइया मिल जाएगी, उससे कागज का मिल भी वहां पर, मतलब कागज का उद्योग वाला कारखाना भी खुल सकता है गन्ने के बगल में। इधर दारू बनाने के एक प्रकार से कारखाना भी खुल सकता है, क्योंकि वहां से गन्ने का रस मिलता रहेगा तो दारू बनाने में भी आसानी हो जाएगी। तो वहां से भी चीनी की फैक्ट्री चूंकि वहीं से बनती है, तो चीनी भी गन्ने से रिलेटेड है, तो वो भी चीनी भी वहां पर बिकेगी। ठीक है, गुड़ हो गया, तो इस प्रकार से और भी गन्ने से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो वहां पर स्थापित हो जाएंगी। तो विकास ध्रुव क्या हुआ, ध्रुव मतलब पोल हो गया। अब यानी जो गन्ना था, गन्ने की जो मिल थी, वो एक विकास ध्रुव का काम कर रहा है, और उसी ध्रुव के चारों ओर कहीं ना कहीं पे और भी जो इर्द गिर्द है वो उद्योग घूमते रहते हैं, उद्योग उसी के अकॉर्डिंग और भी उद्योग खुल जाते हैं। तो विकास ध्रुव का मॉडल यही है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बाह्य बचत, औद्योगिक समूह और संपर्क, कई सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। विकास ध्रुव का सीधा सा मतलब होता है, जैसे कि बात की जाए, एक मूल उद्योग होता है, उसी मूल उद्योग के चौतरफा एक प्रकार से छोटे छोटे और भी संबंधित उद्योग जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक उद्योग खुल गया, यहाँ पर एक खुल गया, एक यहाँ पर खुल गया, एक यहाँ पर खुल गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस प्रकार से खुलता चला गया। तो एक ध्रुव के रूप में जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उसी उद्योग, पहले वही उद्योग खुला और उसी के उद्योग के चलते या उसी उद्योग में और चीजें काम में आने वाली थी, इसीलिए ये उद्योग खुला, ये खुला, ये खुला, ये खुला, ये खुला, ये खुला, ये खुला और ये खुला। ये होता है विकास ध्रुव का मॉडल, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई चीजें। तो मूल उद्योग के विकास व विस्तार के फलस्वरूप उत्पादन, निवेश, रोजगार, नवीन प्रौद्योगिकी के साथ ही निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होता है। विकास ध्रुव पर एकत्रीकरण के लाभ की उपलब्धता के कारण से उसके निकटवर्ती क्षेत्रों का प्रादेशिक विकास होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गई चीजें। ये होता है विकास ध्रुव का मॉडल जो मैंने आपको बताया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, छठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, सतत विकास की परिभाषा दीजिए। सतत विकास क्या होता है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं सतत विकास को। और आपको बता दूं सतत विकास के बारे में, तो सतत विकास जो होता है उसका मतलब यही होता है कि ऐसा विकास हो जिससे भावी पीढ़ी के लिए भी चीजें बनी रहे या बची रहे। मतलब इस प्रकार से आप उत्पादन करें या इस प्रकार से आप निवेश करें, इस प्रकार से तालमेल बना करके चले प्रकृति से, ताकि आपके आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए भी चीजें
अनुकूल दशा में बनी रह सके, अनुकूलता से उपस्थित हो सके। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास की मूल अवधारणा यह है कि इस बात को नीति के रूप में समझ लिया जाए कि विकास को उपलब्धियां भविष्य में दीर्घ अवधि तक बनी रहे। प्राकृतिक पर्यावरण परिसंपत्तियों सहित संपूर्ण संपदा जो है वो बहुत लंबी समय तक सुरक्षित रहे, उसी को बोलते हैं टिकाऊ विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ताकि जो है हम लोगों का जो है विकास हो गया है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी विकास के दरवाजे खुले रहे, या उसके लिए भी ऑक्सीजन बचा रहे, उसके लिए भी पूंजी बची रहे, कल्याण के संभावित अवसर उनके लिए ही बचे रहे। आज हम उपभोग कर रहे हैं, कल हो सकता है वो चीज खत्म हो जाए, तो हमारी भी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी। यानी जो वर्तमान पीढ़ी है उसका इस प्रकार से विकास करना या इस प्रकार से संसाधनों का दोहन करना, ताकि जो है आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन उचित मात्रा में बचे रहें, ये होता है विकास। ठीक है, ब्रूडलैंड आयोग के अनुसार परिभाषा आई कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हैं, उसी को सतत विकास कहते हैं। रॉबर्ट रेपिटो कहते हैं कि सतत विकास से आशय विकास की उस रणनीति से है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय और भौतिक साधनों की संपदा और आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। कुल मिलाकर के सतत विकास आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होती है मेरे भैया जिसका उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी या वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के बीच जीवन की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बनाए रखना। और यह एक सुदृढ़ और दीर्घकालीन विकास होता है सतत विकास, जो कि लंबे समय तक चलता है। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन और वित्तीय तथा भौतिकी परिस्थितियों का प्रबंध किया जाता है ताकि संपदा और समृद्धि में लंबे समय के लिए वृद्धि की जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, अच्छे तरीके से लाभ उठा सके। ये होता है सतत विकास। क्लियर, आगे बढ़ते और भी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास की परिभाषा दीजिए। विकास क्या होता है? सतत विकास तो आपने समझ लिया, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बताएं क्या होता है। विकास की अगर बात की जाए तो विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण करना। ये विकास प्रक्रिया के भौगोलिक वर्णन की 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली अवस्था होती है विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण करना। दूसरी होती विकास प्रक्रिया के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण करना। तीसरी प्रक्रिया होती है विकास रणनीति के सभी परिणामों की समीक्षा करना। और चौथी होती है विकास प्रक्रिया को समझने के लिए मॉडल बनाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम समझें इन चीजों को, ठीक है, इन कुल चीजों को समझे तो विकास कुल मिलाकर के जो होता है, ये इसमें विकास कैसा होता है, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सब विकास होते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान और विश्लेषण, ये भी विकास का ही एक तत्व होता है। विकास की परिभाषा अगर विद्वानों के अनुसार समझे तो पाल बोरेज महोदय कहते हैं कि आर्थिक विकास के निश्चित समय के अंदर प्रति व्यक्ति पदार्थीय वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि माना है, तो जो तभी संभव है जब वास्तविक आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से उच्च होगी। मतलब विकास तभी माना जाएगा जब जनसंख्या दर से ऊंची होगी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो होगी वो ज्यादा होगी, जनसंख्या से ज्यादा होगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। मायर और वाल्डिन कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल तक वृद्धि हो, लंबे समय तक वृद्धि हो। किसमें वृद्धि हो भैया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो उसको बोलेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। वाल्टर क्राउच कहते हैं कि आर्थिक विकास का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसका केंद्रीय उद्देश्य या जिसका मूल उद्देश्य उच्च तथा बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त करना होता है। जैसे मान लेते हैं अभी भारत में जो है एक व्यक्ति 100 रुपए एक दिन का कमा रहा है, या 100 रुपए, हाँ 100 रुपए एक दिन का कमा रहा, प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए है कि भारत का एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए कमाता है। तो विकास तब माना जाएगा जब वो व्यक्ति 150 रुपए एक प्रकार से एक दिन में कमा ले जाए। एक दिन में एक व्यक्ति 150 रुपए कमा ले जाए तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका भैया क्या? वो हो जाएगा विकास। विकास तभी तो होगा जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है? भारत के प्रत्येक बच्चे या प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी हो जाए, उसमें वृद्धि हो जाए, तो वही विकास होता है। सभी विद्वान एकमत होकर के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी को ही एक प्रकार से आर्थिक विकास बोलते हैं या विकास बोलते हैं। जैकब वाइनर कहते हैं कि आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति में वृद्धि अथवा आय के वर्तमान स्तर के अनुरक्षण से संबंधित बताया। कुल मिलाकर के
पॉल अल्बर्ट कहते हैं कि आर्थिक विकास को किसी देश द्वारा अपनी वास्तविक आय का विस्तार करने हेतु सभी उत्पादक स्रोतों के विदोहन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आर्थिक विकास या विकास का तात्पर्य सीधा सीधा होता है कि भाई पैसे रुपए ज्यादा कमाया जाए, लोग वहां के ज्यादा समृद्ध हों, लोग ज्यादा कमा खा रहे हों, वो होता है आर्थिक विकास। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। कुल मिलाकर के विकास होता है कुल मिलाकर के आपके जो चीजें हैं उसमें बढ़ोतरी हो। कुछ विद्वान आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ आय व संतुष्टि की असमानताएं भी कम हो जाएं। तो कुल मिलाकर के यही होता है विकास। जो मैंने आपको बताया, विकास में सीधा सीधा क्या होता है, आपका एक प्रकार से कुल मिलाकर के हर एक चीज में बढ़ोतरी हो जाए, वही विकास होता है। शुम्पीटर कहते हैं कि विकास एक ऐसा आकस्मिक और निरंतर परिवर्तन होता है जो विस्तार की उत्कृष्ट भावना से गति प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो विकास ये होता है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्या है, समझाइए, बताएं। भारत में प्रादेशिक नियोजन की क्या आवश्यकता है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रादेशिक नियोजन की भारत में क्या आवश्यकता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता को समझाइए, बताइए भाई, बताइएगा सभी लोग। भारत में प्रादेशिक नियोजन की क्या आवश्यकता है, इसको समझाने का प्रयास करें। प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता बताएं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता की अगर बात की है तो कई आवश्यकता है, कई मामले में। चूंकि पहली आवश्यकता तो यही आप लिख सकते हैं कि स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग के लिए आप प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। नीड फॉर रीजनल प्लानिंग इन इंडिया अगर बात की जाए तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है फॉर गुड यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यानी स्थानीय जो संसाधन है उनका सदुपयोग किया जाए। जो हमारे आसपास जो हमारे पास आसपास के संसाधन हैं उनका हम समुचित विदोहन करें, उचित तरीके से उनका दोहन करें, तभी एक प्रकार से हम एक प्रकार से मतलब ये सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारे जो आसपास की चीजें हैं उनका हम सदुपयोग करें। दूसरी बात, दूसरी आवश्यकता प्रादेशिक नियोजन की इसलिए है क्योंकि भूवैज्ञानिक संगठन की मजबूती के लिए। भूवैज्ञानिक संगठन तभी मजबूत होता है जब प्रादेशिक नियोजन आता है, जब प्लानिंग होगी, रीजनल प्लानिंग होती है, तभी सारी चीजें होती है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक संगठन की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। जैसे उद्योग में, कृषि में, परिवहन और व्यापार के लिए नियोजित तरीके से योजनाएं तैयार की जाती हैं प्रादेशिक नियोजन के द्वारा। इसीलिए ये सब जरूरी होता है ताकि क्या हो, जो असंतुलन बना हुआ इन सभी चीजें में, अर्थव्यवस्था में जो आज असंतुलन बना हुआ है वो असंतुलन ना बना रहे, ये सब संतुलित हो जाए। तो इसको संतुलित करने के लिए प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, रीजनल प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी आवश्यकता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि समस्त क्षेत्रों में मानव जीवन गुणवत्ता समान नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा लोग अमीर हैं, कहीं पर कम लोग अमीर हैं, कहीं की जो है प्रकार से क्वालिटी ज्यादा है लोगों में, एक प्रकार से जीवन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज्यादा उच्च है, किसी क्षेत्र में कम है। तो जिसमें कम है उसमें और भी चीजों को बढ़ावा देने का काम करना, ये सब काम होता है प्रादेशिक नियोजन का। तो ये सब किया जाता है। चौथा जो आवश्यकता होती है प्रादेशिक नियोजन की किसी भी क्षेत्र में, संसाधनों तथा पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी होती है। प्रादेशिक नियोजन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर लोग खत्म करते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए समान विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन आवश्यक है कि भाई इतना ही विकास जरूरी है आपके लिए जितना विकास करना चाहिए। तो इसीलिए ताकि प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल बना रहे। ठीक है, पांचवा इसलिए आवश्यक है प्रादेशिक नियोजन, इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य को सुदृढ़ आर्थिक आधार देने और देश की रक्षा करने के लिए भी प्रादेशिक नियोजन आवश्यक होता है। क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में फैले राष्ट्रों में प्रादेशिक नियोजन को आवश्यक रूप से विकसित करना चाहिए, जैसे कि भारत, चीन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप देखते हैं इन सभी में लगातार आप देख रहे हैं कि सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में राज्य को सुदृढ़ आर्थिक आधार देना भी एक प्रकार से, और देश की रक्षा तभी हो पाएगी जब आपका प्रादेशिक नियोजन अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा छठी आवश्यकता यह है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समाकलन करने के लिए, इसके अलावा विकसित कोड और अविकसित उपांत में संतुलन बनाने के लिए, कोई एरिया ज्यादा विकसित है कोई कम विकसित है तो उनको सभी को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब उद्देश्य हो गई, ये सब आवश्यकताएं हो गई प्रादेशिक नियोजन की। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन से बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता बताइए।
बहुस्तरीय नियोजन की क्या आवश्यकता है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुस्तरीय नियोजन की अगर बात की जाए, बहुस्तरीय नियोजन जो होता है, चूंकि भारत एक बड़ा देश है और भारत जैसे बड़े देश में कई स्तर के नियोजन जरूरी होते हैं, हर स्तर के नियोजन जरूरी होते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता आज इसलिए है, पहली आवश्यकता तो यह है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है बहुस्तरीय नियोजन। नियोजन का आरंभ लक्ष्य से होता है और इन लक्ष्यों को तभी आप हासिल कर पाएंगे जब उपक्रम की सभी क्रियाएं पहले से नियोजित हो। पहले से प्लान अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जिससे कि हर एक कार्य व्यवस्थित हो, उचित समय पर संपन्न हो सके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, साधनों का सबसे उत्तम प्रयोग आप तभी कर पाएंगे, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मल्टी लेवल प्लानिंग होगी। ठीक है, बहुस्तरीय आपके पास नियम होगा, बहुस्तरीय जो है एक नियोजन होगा, एक प्लानिंग होगी। और तीसरी बात, तीसरी आवश्यकता निर्णय लेने की सुविधा होती है। निर्णय लेने में आप सुविधा एक प्रकार से होती है जब आप बहुस्तरीय नियोजन करते हैं। ठीक है, चौथी आवश्यकता है समन्वय और नियंत्रण के लिए भी जरूरी है ये। न्यूनतम लागत होती है, अगर आप पहले से कोई चीज प्लान करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप ये जान पाते कि भाई कितना क्या चीज लगेगा, तो इस कारण से क्या होता है, न्यूनतम मिनिमम कॉस्ट में आपका मामला निपट जाता है। आपके मनोबल में वृद्धि होती है जब आप पहले से कोई चीज प्लान करते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लानिंग से पढ़ते हैं तो आपका मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ता है, तो परिवर्तनानुसार विकास भी होता है, चेंज डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लचीली योजनाएं सदैव संगठन के लिए मान्य होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। या फिर योजना से किसी भी संगठन को परिवर्तित होती स्थितियों और वातावरण के अनुकूल समन्वय बिठाने में सहायता मिलती है। अगर आप योजना या प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर ऐसे वैसे मतलब हवा बना करके करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले आप एकदम से वेल प्लानिंग आपको करनी पड़ती है किसी भी चीज को करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भावी अनिश्चितता में कमी भी जो आती है, ताकि जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है उसमें भी कोई चीज की कमी ना आए, इसके लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, जो भावी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके, उनकी निश्चितता बनी रह सके, उनकी अनिश्चितता में कमी आती है, निश्चितता में बढ़ोतरी होती है प्रादेशिक नियोजन से या फिर बहुस्तरीय नियोजन से, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुस्तरीय नियोजन के कई स्तर होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर, एक राज्य स्तर, एक जनपद या महानगर स्तर और एक विकास खंड स्तर और एक होता है ग्राम पंचायत स्तर। ये 4-5 स्तर होते हैं खास करके बहुस्तरीय नियोजन के, बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां क्वेश्चन से विकास के सूचक, विकास के सूचक कौन कौन से होते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विकास के सूचकों की अगर बात की जाए, देखिए विकास के मुख्य रूप से 3 सूचक होते हैं। कौन कौन से भैया, विकास के कितने सूचक होते हैं, विकास के 3 सूचक होते हैं। एक होता है आर्थिक सूचक, एक होता है आपका सामाजिक सूचक यानी सोशल इंडिकेटर्स, और एक होता है आपका तीसरा पर्यावरणीय सूचक यानी इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी आर्थिक सूचक, सोशल इंडिकेटर्स या फिर सामाजिक सूचक, या पर्यावरणीय सूचक यानी कि इन्वायरमेंटल एक प्रकार से इंडिकेटर्स। तो आर्थिक सूचक में खास करके सकल घरेलू उत्पाद हो गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक कल्याण, ये सब एक प्रकार से इस सूचक को ध्यान में रखते हैं। और भी तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सामाजिक सूचक में आप सामाजिक लेखा प्रणाली की बात करते हैं, संयुक्त सामाजिक विकास सूचकांक की बात करते हैं, जॉइंट सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 73 सूचकों की जांच होती है और अंत में 16 सूचकों का चुनाव किया जाता है, जिसमें मतलब कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात होती है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पशु प्रोटीन का उपयोग करे, क्या खाए क्या पिए, मतलब सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो सामाजिक सूचक ये होते हैं ताकि विकास हो। ठीक है, विकास के सूचकों में एक पर्यावरणीय सूचक होते हैं ताकि पर्यावरण की किस हद तक अच्छा रखा जाए, तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास किया जाए। ये सब सूचक होते हैं ताकि एक प्रकार से पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, समाज को हानि ना पहुंचे और आर्थिक तंत्र मजबूत रहे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आर्थिक सूचक मजबूत होगा, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वृद्धि होगी तो फिर एक प्रकार से क्या होगा, तो सूचक मजबूत होगा और विकास अच्छे तरीके से होगा। विकास किसमें किसमें, आर्थिक क्षेत्र में होता है विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है और किस क्षेत्र में होता है भैया, पर्यावरणीय विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन चीजों में एक क्राइटेरिया होती है, एक लिमिट्स होती है, तो उन्हीं लिमिट्स की बात करता है सूचक। ठीक है, तो विकास के सूचक में 3 सूचक मुख्य रूप से होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दीर्घ उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए खंड बा की अगर बात की जाए तो खंड बा से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है लघु उत्तरीय का। 8 क्वेश्चन आपसे कुल मिलाकर के पूछा है, तो जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं, बताएं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे।
तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो जब 1947 में अपना भारत देश आजाद होता है, उसके बाद में क्या हुआ, आर्थिक विकास के लिए समयबद्ध नियोजन का अनुभव किया गया कि भाई एक समय से फिक्स की 5 साल में या 4 साल में जो भी एक योजना आए और इस योजना के माध्यम से सारी चीजें बताई जाएं कि भाई क्या क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे कैसे हमको आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। क्योंकि स्वतंत्रता जब देश में प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में बहुत सारी अशिक्षा फैली थी, निर्धनता व्याप्त थी, ठीक है, और कम राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय था, आय और संपत्ति के वितरण में अधिक असमानता फैली हुई थी, बेरोजगारी थी, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन था, देश के बहुमुखी विकास जैसे कई देश में तमाम प्रकार की समस्याएं व्याप्त थी। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रख करके पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया। पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से समयबद्ध नियोजन है एक, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए। उसमें खास करके कई पंचवर्षीय योजना चलाई गई, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो एक प्रकार से 1951 में चलाई गई थी। 1951 से लेकर के 1956 तक एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना चली। पहली 5 वर्षों तक होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंचवर्षीय योजना। ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहली पंचवर्षीय जो योजना शुरू करी गई थी वो 1 अप्रैल को शुरू की गई थी। कब भैया? 1 अप्रैल को शुरू की गई थी, ठीक है। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और इसमें कुछ लक्ष्य रखा जाता था और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 वर्ष तक मेहनत करती थी हर एक सरकार, ठीक है। ये नियम होता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ होती, 56 तक चलती है। फिर 5 वर्ष दूसरी आएगी 1956 से लेकर के 1961। आपको ध्यान होगा 1961 तक कौन सी हो जाएगी? दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी, ठीक है। उसमें भी कुछ लक्ष्य रखा गया। पर्टिकुलर योजनाओं को लेकर के मैं चर्चा कर दूंगा किसी दिन, एक दिन मैं पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप उसको लेकर के टेंशन ना लीजिएगा। जो पंचवर्षीय योजना, जितनी पंचवर्षीय योजना कब कब क्या हुआ, सारी चीजों को मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई है उसकी अगर बात की जाए तो 1961 ईस्वी में प्रारंभ होती है और 5 वर्ष उसमें जोड़े तो 1900 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, वहां तक चलती है। ये होगी तीसरी। और चौथी कितनी हो जाएगी? चौथी आप खुद ही सोचो, 1966 से स्टार्ट होगी, ठीक है। कब से कब? 66 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 66 में आप 5 जोड़े कितना हो जाएगा भैया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई है वो 3 वार्षिक योजना थी, क्योंकि 3 साल तक ही चली थी वो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 1966 से लेकर के 1969 तक चली थी, जो कि इस समय क्या हुआ था कि कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ राजनीतिक मामले आ गए थे। हरित क्रांति की शुरुआत इसी समय हुई थी, कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो इसके कारण से आप देखते हैं और भी कई चीजें हुई, जिसमें एक प्रकार से क्या हुआ कि कुछ कमियां रह गई। तो 3 साल के लिए ही पंचवर्षीय योजना चली थी, ये 3 ईयर प्लान था। उसके बाद में फिर जब चौथी पंचवर्षीय योजना 5वीं आती है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से जो आती है वो 1969 में मुख्य रूप से आती है, ठीक है, जो 1974 तक चलती है। बीच में 3 साल की पंचवर्षीय योजना आई तो उसको आप तृतीय ही बोलेंगे। तृतीय 1961 से 1966 तक चलती है। उसके बाद में जो बीच में आती है 3 साल के लिए 69 तक, उसको आप छोड़ दीजिए, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना की जो चौथी होगी, पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो 1969 से 1974 ही होगा, ठीक है। फिर 1974 से लेकर के आप देखिएगा 1974 से 1978, ठीक है, जो होगी वो पंचवर्षीय कौन सी होगी? 1978 तक, सॉरी 1979 तक, ठीक है। 74 से 1979 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1979, यानी कि 79। क्लियर? ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर इसके बाद में आगे देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं में और भी चीजें शामिल होंगी, जैसे कि छठी पंचवर्षीय योजना में आप देखिएगा 1980 से प्रारंभ होगी, 1985 तक चलेगी, ठीक है। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में प्रारंभ होगी, ठीक है, 85 में प्रारंभ होगी, कब तक चलेगी? 1990 तक चलेगी। इसी प्रकार से आप देखिएगा 90 से प्रारंभ होगी, कौन सी? 90 से प्रारंभ होगी। अच्छा, इसके बाद में फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना आई है उसमें 1990 के बाद में 2 साल की पंचवर्षीय योजना आई, 1992 तक चली, ठीक है। तो 1990 से लेकर के 1992 तक चली 2 वर्षीय योजना एक आई है, तो इसको भी आप 8वीं नहीं बोल पाएंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए 1992 में मुख्य रूप से शुरू होती है, 1997 तक 5 वर्षों तक चलती है। फिर 1997 से लेकर के 2002 तक चलती है कौन सी पंचवर्षीय योजना भैया? वो चलती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है 2002 से प्रारंभ होती है और 2007 तक चलती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बात, 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक जो है ये चलती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 से लेकर के और 2017 तक जो पंचवर्षीय योजना रही है
वो रही है भैया 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी समय आपको बता दूं कि 17 या 14 से ही आप देखते हैं ये पंचवर्षीय योजना जो थी, या योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था, तो उसको भी हम समझेंगे। ये थी पंचवर्षीय योजना, ये चलाई गई थी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, सतत विकास के लिए जोहान्सबर्ग योजना की कार्यान्वयन पर किन बातों पर बल दिया गया। अच्छा, जो बातें मैं मतलब बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी बातें जो है आपको लिख देनी है। ठीक है, जो भी बातें आपको याद रह जाती हैं एग्जाम तक, वही बातों को आपको लिखना है। सारी बातों को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जो भी बातें आपके दिमाग में फंसेंगी, उन बातों को भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया सतत विकास के लिए जोहान्सबर्ग योजना के कार्यान्वयन पर किन बातों पर खास करके बल दिया गया था, किन बातों पर ध्यान दिया गया था, वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बताएं उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखा गया था, बताने का प्रयास करेंगे। 200 शब्दों में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न क्या है, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया था कहाँ पर, तब कार्यान्वयन पर किन किन बातों पर बल दिया गया था जोहान्सबर्ग में, जो सतत विकास को लेकर के कार्यान्वयन किया गया था सतत विकास का। ठीक है, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें कई मुद्दों पर फोकस किया गया था। सबसे पहला उसमें मुद्दा था बायोमास और ऊर्जा का सतत प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात, विशेषकर विकसित देशों में उपभोग और उत्पादन के अस्थायी प्रतिरूपों में परिवर्तन किया जाएगा। तीसरी बात, इस बात पर बल दिया गया था कि अधिक स्वच्छ उत्पादन और पर्यावरण दक्षता की तरफ बढ़ना। चौथी बात पर जो बल दिया गया वो बात थी निजी कंपनियों और प्राधिकरणों को शामिल करना। पांचवी बात, केंद्रीय क्षेत्रों में परिवहन, अपशिष्ट और रासायनिक सम्मिलित करना। छठी बात पर जो बल दिया गया था वो थी कि आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार का संरक्षण और प्रबंधन करना। सातवीं बात जो थी जिस पर बल दिया गया था वो बात थी कि पर्यावरणीय हानि के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी संरचना में सुधार करना। आठवीं बात जो थी उस पर बल दिया गया था वैश्वीकरण के संसार में, वैश्वीकरण के संसार में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों का समाकलन करना। इसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको विकसित करने वाले राज्यों को प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण और तटीय जैव विविधता में मदद देनी चाहिए लोगों को। इसके अलावा मतलब देश को, जो बड़े बड़े देश हैं उनको देनी चाहिए। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय प्रवास, मतलब क्षेत्रीय प्रवास किया जाए। इसके अलावा कार्यान्वयन, 11वीं बात कही गई कि कार्यान्वयन व संस्थागत संरचना के उन्नयन के साधनों पर भी बल दिया गया इन बातों पर। तो ये सब कई चीजें थी। सतत विकास का एक घटक पर्यावरणीय संरक्षण है जो कि आर्थिक विकास और सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभावों के कारण से बिगड़ रहा है। और तीन घटक परस्पर व्याप्त हैं क्योंकि ये घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं, पर्यावरण वगैरह। इसीलिए इसको, चूंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इन्हीं को ध्यान में रख करके ये विकास मतलब की जोहान्सबर्ग योजना के अंतर्गत किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। बताइए भाई, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विकास को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं उन कारकों के बारे में। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे पहला कारक है उसमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में आपका हो गया भूमि, खनिज पदार्थ, वन संपदा, जल संपदा, वर्षा, जलवायु, मिट्टी, ये सब मिट्टी की संरचना, भौगोलिक स्थिति, ये सब प्राकृतिक साधन है और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकास को प्रभावित करने में प्राकृतिक संसाधन जहां पर जितने ज्यादा होंगे वहां पर उनका विकास ज्यादा होगा। दूसरी बात, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी बड़ी उपयोगी चीज है क्योंकि पूंजी निर्माण किसी भी देश के विकास की मुख्य कुंजी है। पूंजी का तात्पर्य होता है कि समाज के द्वारा अपनी सभी चालू आय को उपभोग में व्यय नहीं किया जाता है, अपितु आय का एक भाग पूंजीगत वस्तु जैसे कि कल कारखानों, मशीनों, उपकरणों, भवन, बांध, सड़क, रेल, संवाद, वाहन, नहरों, इन सभी शक्ति के निर्माण में उनके समय के अनुसार वृद्धि से लगाया जाता रहा है। इस दृष्टि से पूंजी निर्माण भी एक प्रकार से बहुत जरूरी होता है विकास को प्रभावित करने में। तीसरा जो तत्व प्रभावित करता है वो होता है तकनीकी और नवपरिवर्तन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ठीक है, यानी कि नवाचार और टेक्नोलॉजी, ये भी एक प्रकार से बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के विकास को ध्यान में रख करके। ठीक है, देश का विकास उतना अधिक होगा जब उसके देश में टेक्नोलॉजी होगी और नवाचार की स्थिति होगी। चौथा जो कारक प्रभाव डालता है विकास के ऊपर वो है मानवीय संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो देश अपनी मानव शक्ति से जितनी अधिक कार्यकुशलता और दक्षता से कार्य ले सकेगा वह देश उतना ही आर्थिक प्रगति कर सकेगा। जनसंख्या एक तरफ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व भी है और दूसरी तरफ एक दायित्व भी है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मानवीय संसाधन जो है वो खास करके आर्थिक विकास को बहुत महत्वपूर्ण दे सकते हैं और श्रम, एक प्रकार से शारीरिक श्रम दे सकते हैं। पांचवी बात,
संगठन और उद्यमशीलता यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो सब एक प्रकार से विकास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा छठी बात, विदेशी पूंजी आपके पास जितने ज्यादा होगी, फॉरेन कैपिटल, वो भी एक प्रकार से आपकी क्या होगा, घरेलू बचत होगी, विदेशी पूंजी से आप आयात कर सकेंगे और ऐसी स्थिति में आपको सस्ते माल भी मिल जाएंगे, तो विकास उससे भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारे कारक हैं, तो ये सब हो गए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा सामाजिक कारक भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे और राजनीतिक कारक भी है, धार्मिक कारक है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, विकास की आकांक्षा भी, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ देश ऐसे हैं जो कि विकास को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ देश इसे विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो ये सब है। चौथा प्रश्न देखिए, देखिएगा, सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बताइए। फटाफट से आप बताएंगे, सतत विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बताइए। बताइए भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए हैं, खास करके सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके जो चीजें हुई हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं सतत विकास या पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके। सबसे पहला प्रयास किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया था? 1972 में किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आप देखते हैं उसके बाद में, अच्छा, 5 जून को स्टॉकहोम में ही आप देखते हैं 5 जून को हर वर्ष जो आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो पर्यावरण दिवस खास करके यूनेप के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ये बात, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेप बोलते हैं, उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वो स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक है। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, इसमें 113 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, और इसमें पर्यावरण को ध्यान रखने की बात की गई थी। दूसरा सम्मेलन होता है वियना सम्मेलन, कब होता है? 1985 में होता है वियना सम्मेलन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, और विश्व सम्मेलन होता है यहाँ पर मार्च 1985 में। ओजोन परत को ध्यान में रख करके ये चीजें की जाती है। दी वियना कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर जो है, ये एक प्रकार से इसको कहा गया था। इसके अलावा तीसरा जो सम्मेलन होता है वो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 2 सालों के बाद में वियना सम्मेलन के। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के क्षरण से उत्पन्न समस्या का हल निकालने के लिए किया गया था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल शहर, वहीं पर किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी काम किए गए, 41 देशों ने इसमें भाग लिया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और इसके अलावा और भी तमाम सारे कार्य किए गए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन सम्मेलन 1989 में स्थापित किया गया, 118 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। मार्च में लंदन में हुआ था ओजोन बचाओ सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें 118 देशों ने भाग लिया, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में, ठीक है, ये भी एक समय, मतलब पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, ठीक है। पृथ्वी को पर्यावरण त्रासदी से बचाने के लिए 3 दिन से, मतलब कि 3 तारीख से 13 तारीख, यानी 3 जून से 13 जून तक लगभग एक प्रकार से 1992 में इस पर चर्चा हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 120 देशों से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको लेकर के और भी तमाम सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। रियो घोषणा पत्र आता है, जैव विविधता संरक्षण समझौता होता है, क्योटो सम्मेलन आता है 1997 में, मॉन्ट्रियल सहमति होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें सामने आती हैं। मॉन्ट्रियल सहमति 1997 में होती है। जेनेवा प्रोटोकॉल प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1975 में होता है। कई सारे काम होते हैं जो कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5वां, भारत में विकास केंद्रों का पदानुक्रम बताइए। भारत में विकास केंद्रों का जो पदानुक्रम है उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये विकास कार्यक्रम में पदानुक्रम बहुत जरूरी भी होता है, और खास करके भारत के विकास केंद्रों में पदानुक्रम होता है कि भाई आप देखें, जैसे भारतीय भूगोलवेत्ता है एक, उनका नाम है आर पी मिश्रा, एक विद्वान है पी सुंदरम, और एक विद्वान है BLS प्रकाश राव जी। इन लोगों ने क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत में उल्लिखित केंद्र स्थलों में पदानुक्रमी व्यवस्था का अनुकरण करते हुए भारत के विकास केंद्रों को आरोही क्रम में 5 स्तरों में बांटा है, जिसके अनुसार सबसे छोटे विकास केंद्र को विकास केंद्र व सबसे बड़े विकास केंद्र को विकास ध्रुव कहा जाता है। जो सबसे बड़ा विकास केंद्र होता है उसको विकास ध्रुव, और जो सबसे छोटा विकास केंद्र होता है उसको विकास का केंद्र का, मतलब कि जो सबसे छोटा उद्योग होता है उसको विकास केंद्र, और जो सबसे बड़ा होता है उसको विकास का ध्रुव कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला चीज होता है विकास केंद्रक, ठीक है,
सबसे पहला जो पद होता है विकास केंद्रक, सबसे छोटा ग्रोथ फोकस जिसको आप बोलते हैं, इसमें क्या होता है स्थानीय स्तर पर या केंद्रीय ग्राम स्तर पर कोई उद्योग होता है वो होता है। उसके बाद में फिर उससे बड़ा जो उद्योग होता है वो होता है सेवा केंद्र यानी सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर की अगर बात की है तो वो होता है प्रादेशिक लघु स्तरीय केंद्र होता है ये, ठीक है, प्रदेश के लघु स्तरीय केंद्र होता है। तीसरा जो होता है वो होता है विकास बिंदु यानी जिसको आप ग्रोथ पॉइंट बोलते हैं, इसमें उप प्रादेशीय या प्रादेशिक स्तरीय केंद्र होता है ये। इसके अलावा चौथा जो होता है वो होता है विकास केंद्र जिसको आप बोलते हैं ग्रोथ सेंटर। एक होता है विकास बिंदु तीसरा नंबर, एक होता है विकास सेंटर यानी विकास केंद्र। तो विकास केंद्र जो होता है प्रादेशिक स्तरीय केंद्र होता है। और जो पांचवा होता है विकास ध्रुव। विकास ध्रुव मतलब ग्रोथ पोल, राष्ट्रीय स्तरीय केंद्र जो है एक प्रकार से बड़ी कोई फार्म, बड़ी कंपनी, बड़ी एक प्रकार से वो चीजें। तो ये होता है पदानुक्रमिक व्यवस्था। कौन कौन से स्थानीय स्तर पर केंद्रीय ग्राम यानी विकास केंद्र, सेवा केंद्र, विकास बिंदु, विकास केंद्र, विकास ध्रुव। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं विकास केंद्रों के पदानुक्रम के बारे में मैंने आपको बताया। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है नियोजन प्रदेश के परिसीमन के सिद्धांतों को समझाइए। फटाफट से आप बताएंगे नियोजन प्रदेश के परिसीमन के सिद्धांतों को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नियोजन प्रदेश का परिसीमन को अंग्रेजी में बोलेंगे डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन ऑफ प्लानिंग रीजन। तो इसमें 5 सिद्धांत मुख्य रूप से हैं नियोजन प्रदेश के या प्रादेशिक नियोजन के परिसीमन के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सबसे पहले प्राकृतिक नियोजन को अनावृत करना यानी फर्स्ट टू अनकवर नेचुरल प्लानिंग, यानी नियोजन प्रदेशों को अनावृत करने की विधि प्राकृतिक प्रदेशों के अनावरण से ही प्रारंभ होती है। और क्योंकि नियोजन प्रदेशों का मूलभूत आधार होता है प्राकृतिक प्रदेशों के पदानुक्रम में, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या होता है, सबसे पहला जो सिद्धांत होता है नियोजन प्रदेश का वो होता है सबसे पहले प्राकृतिक नियोजन को अनावृत करना, ठीक है, उनको कवर करना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नियोजन प्रदेश की सीमाएं अस्थायी ना हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रादेशिक पद्धति बनाने के पश्चात इसी को सदैव आधार बनाया जाए। मतलब प्रादेशिक समस्याओं के आधार पर नियोजन की जो सीमाएं हैं वो लगातार बदलती रहे। कोई समस्या है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो नियम है, उसके जो कायदे वो भी बदलते रहे। तो एक लचीलापन और एक बदलाव की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, अस्थायी ना हो, अस्थायी होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है नियोजन प्रदेश के परिसीमन का, वो है लघु स्तर के नियोजन प्रदेशों को खोजा जाए। जो छोटे छोटे एक प्रकार से जो नियोजन प्रदेश है उनको उनकी खोज की जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इसी प्रकार से और भी चीजें जैसे कि चौथा सिद्धांत जो इसका है वो है प्रादेशिक व प्रशासनिक सीमाओं का समन्वय बनाया जाए। और पांचवा जो सिद्धांत है वो है विभिन्न स्तरों के नियोजन प्रदेशों की सीमाएं परस्पर न काटे एक दूसरे को, ये भी ध्यान रखा जाए। नियोजन प्रदेश परिसीमन के कई मापदंड हैं जैसे कि कार्यात्मक एकता, क्षेत्रीय संलग्नता, आकार की दृढ़ता, समस्याओं की एकरूपता, आर्थिक पोषण सक्षमता, आकार की सुगमता और प्रादेशिक जागरूकता। ये सब आपको एक प्रकार से ये मापदंड होते हैं नियोजन प्रदेश परिसीमन के। इन चीजों को तो भी ध्यान रखेंगे। बाकी हम चर्चा करते रहेंगे इन सभी पर, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। आगे देखिए 7वां प्रश्न है नगर नियोजन की संकल्पनाएं कौन कौन सी, फटाफट से आप बताएंगे। नगर नियोजन की क्या क्या संकल्पनाएं भैया, फटाफट से आप बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नगर नियोजन की क्या है भाई संकल्पनाएं, बताइएगा। नगर नियोजन की संकल्पनाओं के बारे में आप बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलते रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नगर नियोजन की संकल्पनाओं की बात की जाए तो मुख्य रूप से कई संकल्पनाएं हैं, ठीक है। नगर नियोजन की जैसे पहली संकल्पना है नगर नियोजन की उपवन नगर संकल्पना यानी गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट। गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका जन्मदाता ब्रिटिश नगर नियोजक, उनका नाम है एबेनेजर होबार्ड, उन्होंने किया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने कई प्रकार की नगरीय समस्याओं को देखा, जाना, महसूस किया और उसके बाद में नगरीय जीवन को अवनत करने वाली एक प्रकार से और भी चीजों को जो मतलब उन्होंने सीखा, जाना, जो समस्याओं से उन्होंने गुजरा, उसी समस्या को ध्यान में रख करके उन्होंने उपवन नगर की कल्पना करी। एक ऐसे नगर की बात कही उन्होंने एक प्रकार से 1903 ईस्वी में उन्होंने लंदन में किया था, जिसमें लगभग नगर से करीब 56 किलोमीटर दूर एक लिसबर्थ नगर था। उसी के रूप में एक प्रकार से एक उन्होंने समस्या मतलब ताकि जो नगरीय समस्याएं थी उनसे हट करके चीजों को किया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई नगरों में बड़ी समस्याएं होती हैं और इसलिए नगर नियोजन की दृष्टि में एक प्रकार से उसमें जो नगरों की समस्याएं हैं चाहे वो कई प्रकार की समस्याएं तो उनको एक प्रकार से खत्म करने के लिए
वो लंदन से करीब एक प्रकार 56 किलोमीटर दूर पर एक नगर बसाते हैं। फिर इसके बाद में और भी चीजों को उन्होंने किया। इंग्लैंड में लंदन से करीब 32 किलोमीटर दूरी पर एक उपवन नगर बेल्बिन बसाया। 1920 ईस्वी में बेल्बिन की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कई देशों में उपवन नगर की संकल्पना को राष्ट्रीय आवास नीति में शामिल कर लिया गया। खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपवन नगर कई सारे बनाए गए। दक्षिण अफ्रीका में, जर्मनी में, कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, इन सभी में, भारत में भी यहाँ तक कि बनाए गए उपवन नगर की संकल्पना की गई। उपवन नगर में पार्क, वृक्ष और हरियाली इन सभी से युक्त होने के कारण से जो है एक तो सबसे पहली बात पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। इस चीजों को ध्यान में रख करके किया गया है। और मलिन बस्तियां क्योंकि शहरों में ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, उन्हीं सभी चीजों से एक प्रकार से उन सभी समस्याओं से उबरने के लिए उपवन नगर की संकल्पना की गई। दूसरी नगर है नए नगर की संकल्पना, न्यू टाउन कॉन्सेप्ट। और न्यू टाउन संकल्प जो है या जो कॉन्सेप्ट है वो किसी स्थान पर नए नगर के सुनियोजित विकास से होता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर भी नया नगर बसाया जाए या कोई गांव हो तो उसको नगर में कन्वर्ट किया जाए, वो होता है नवीन नगर। तीसरा जो नगर होता है या कॉन्सेप्ट संकल्पना होती है वो है नगरीय नवीनीकरण की संकल्पना, अर्बन रेन्यूअल कॉन्सेप्ट। मतलब एक प्रकार से जो नगर हैं उन्हीं नगरों को दोबारा से अच्छा कर दिया जाए, पुनरुद्धार कर दिया जाए, उनका परिमार्जन कर दिया जाए। मतलब उनको एक प्रकार से उनमें जो कमियां हैं या फिर जो भी चीजें हैं उसके नियोजन में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर दिया जाए। ठीक है, नगरीय संरक्षण दे करके, नगर को नवा बना करके, नया बना करके, नगरीय पुनर्विकास कर करके, कुल मिलाकर के नगर को नया बना दिया जाए। मरम्मत, जैसे रोड एक बार टूट जाता तो फिर से दोबारा से उस पर लेयर चढ़ा दी जाती है, ना कि नई रोड बनाई जाती है, तो उसी तरीके से मरम्मत करवा देना। चौथा जो नगर होता है संकल्पना वो है मास्टर प्लान संकल्पना। किसी वर्तमान नगर के सुधार या नव निर्माण हेतु आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाई गई जो विस्तृत व्यापक योजना होती है उसी को मास्टर प्लान बोलते हैं। सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके एक नए प्रकार की रूपरेखा तैयार करना उसको मास्टर प्लान बोला जाता है। मास्टर प्लान एक बहुउद्देशीय योजना होती है जिसका उद्देश्य नगर को स्वच्छ करना, सुंदर बनाना, प्रदूषण रहित बनाना और रहने के योग्य बनाना होता है। ये चार प्रकार के एक प्रकार से नगर नियोजन की संकल्पनाएं हैं जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? मास्टर प्लान संकल्पना, नगरीय नवीनीकरण संकल्पना और नए नगर की संकल्पना और उपवन नगर संकल्पना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य बताइए। प्रादेशिक नियोजन का क्या उद्देश्य होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य की अगर बात की तो इसके भी कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है प्रादेशिक नियोजन का नियोजन, चूंकि नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है और परिणामों का पूर्व अनुमान लगाया जाता है तथा संस्था की जोखिमों और संभावनाओं को जांचा जाता है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका ये होता है नियोजन के फलस्वरूप संगठन में एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करता है। तीसरा जो उद्देश्य है प्रादेशिक नियोजन का वो ये है कि नियोजन में योजना के अनुसार कार्य को पूर्ण किया जाता है जिससे संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। चौथी बात यह है कि नियोजन संगठन में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करता है जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ मोर्चाबंदी भी प्रोत्साहित होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी नियोजन के कार्य में कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नियोजन के द्वारा संगठन संबंधी व्यक्तियों, खास करके आंतरिक या बाह्य संगठन के लक्ष्यों और उन्हें पाने की विधियों के संबंध में जानकारी मिलती है। नियोजन संगठन की कई क्रियाओं में एक रूपता लाता है जो नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे कई सारे उद्देश्य होते हैं जिसको ध्यान में रख करके नगर नियोजन या फिर प्रादेशिक नियोजन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्लियर? तो ये सब कई सारे प्रश्न हुए जिसके बारे में हमने चर्चा करी। देखिए, खंड सा की बात की तो केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, केवल 2 प्रश्न खंड सा से, और एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कितने शब्दों में? 5 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और लगभग आप जो है 3 पेज में अगर आप उत्तर लिख देंगे तो आपका हो जाना 3 से 4 पेज। 4 पेज लगभग आप अगर उत्तर लिखेंगे इसका तो ठीक माना जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है क्षेत्रीय विकास क्या है, परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं चर्चा कर दूंगा, एक दिन बता दूंगा आपको सेपरेट वीडियो में। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनपुट आउटपुट यानी IQ मॉडल जो होता है विकास का वो क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न तीसरा, पर्यावरणीय मुद्दे एवं सतत विकास की वर्तमान युग में महत्व की विवेचना करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या है, परिभाषित कीजिए। ये सब प्रश्न हम चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के एक सेपरेट वीडियो आपकी आने वाली है जल्दी, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। तो ये सारे प्रश्न जो थे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर लाया जाएगा तो उसमें भी और भी चीजों को चर्चा करूंगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। शिक्षा शास्त्र का पेपर नंबर 1 का एजुकेशनल असेसमेंट उसका नाम है, BA 5th सेमेस्टर का लिखित मॉडल पेपर आ चुका है, ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है, आप देख लीजिएगा।
इसके अलावा समाजशास्त्र का भी आ चुका है पेपर 2 का, पेपर 1 का जल्दी आ जाएगा। पेपर 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस आपको पढ़ना है, इसका मॉडल पेपर आ चुका, लिखित का ऑब्जेक्टिव का दोनों का। हिंदी के फर्स्ट पेपर का यानी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का पेपर आ चुका है, मॉडल पेपर लिखित वाला, आप देख लीजिएगा। राजनीति शास्त्र का भी लिखित मॉडल पेपर और होम साइंस का मॉडल पेपर लिखित आ चुका है, आप लोग सभी लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से क्या देखा भाई, आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी पेपर 1 प्रादेशिक भूगोल के मॉडल पेपर को समझा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।